और इसमें ये पूछा है b इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। इसमें कैलकुलेट क्या करना है? बोला है कि टाइम आफ्टर विच द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो टाइम एट विच द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो ये कितने टाइम के बाद डिस्क रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो अभी ये रफ सरफेस पर रखी होगी, इसमें फ्रिक्शन नहीं है कि है ना। ये जो डिस्क है ये स्मूथ सरफेस पर है कि रफ सरफेस पर है? रफ सरफेस पे है। रफ सरफेस पर है ना। तो अब तुमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो इसमें क्या होगा? हाँ सर, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा जो नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी जो कि एक क्लोज लूप बनाएंगी। ठीक है, फिर और बताओ। और तो सर फिर क्या होगा? इसमें जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर वो रोटेट करना स्टार्ट होगी क्योंकि फोर्स आएगा। हाँ, अब ये रोटेट क्यों करना शुरू करेगा? क्योंकि इसमें टॉर्क लगेगा। डिस्क में टॉर्क क्यों लगेगा, है ना। 1 बाई 1 आराम से बताते जाना। इसमें टॉर्क लगेगा क्यों? फ्रिक्शन है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। नहीं, टॉर्क के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं ना बेटा हम लोग। हाँ तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कैसे आएगी इसमें, ये मैं देखना चाहता हूँ। सर, इसमें अगर कुछ रिंग एलिमेंट्स रहेंगे फिर फ्रिक्शन उसमें जो आएगा और आर डिस्टेंस होगा उसका रेडियस, तो वही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फ्रिक्शन और फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इसमें ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने बना ली, ठीक है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। अगर मैं आर डिस्टेंस पे निकालूँ, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है, इस स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R/2 into dB/dt हाँ, माइनस R/2। ठीक है, माइनस R/2 dB/dt ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पर क्या है, चार्ज गिवन है। इस पूरी डिस्क पर चार्ज भी है, तो इस चार्ज पर ये फोर्स लगाएगी, है ना। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है पॉजिटिव चार्ज पर, वो फोर्स लगाती है फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, जिस पे चार्ज कितना है, dq है मान लेते हैं, ठीक है। या इस डिस्क को आप क्या मान लो कि आपने एक रिंग कंसीडर की है। इस रिंग का रेडियस कितना है, r है। रेडियस ऑफ द रिंग इज r एंड इट्स थिकनेस इज dr, या r ना लेके x ले लो। x से क्या थोड़ा वेरिएबल की फीलिंग ज़्यादा आती है, तो x और dx हमने ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -x/2 dB/dt के बराबर, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट कितना होगा? टोटल चार्ज q/πr² into 2πx dx। तो चार्ज पर यूनिट एरिया निकालेंगे हम पहले इसमें, है ना। तो चार्ज है टोटल q और रेडियस इसका है कैपिटल R, तो चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल दिया हमने। अब चार्ज पर यूनिट एरिया आ गया है, इसके बाद अब क्या करना है, हमको जिस एरिया से चार्ज निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो मैं फ़िलहाल उसको dq लिखा देता हूँ यहाँ पर। तो इस पर जो फोर्स लगा वो इधर लगेगा टेंजेंशियल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, dq इंटू ई के बराबर, ये फोर्स है। यहाँ तक तो अभी टॉर्क आया ही नहीं, यहाँ तक तो केवल फोर्स लिखा हमने, है ना। अब हमको लिखना है डिस्क के सेंटर के अबाउट टॉर्क। किसका टॉर्क? ये जो फोर्स आया है q dq इंटू ई का, है ना। किसका टॉर्क लिखेंगे हम? ये जो dq इंटू ई आया है इसका टॉर्क लिखना है। किसके अबाउट? इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x। तो इसका जो टॉर्क है
डी टाउ, ये टॉर्क हो जाएगा डी क्यू इंटू ई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स के बराबर। तो ये तो हुआ इसमें टॉर्क। अब इसकी डायरेक्शन बताओ, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? above the plane, सेंस ऑफ रोटेशन बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? anti-clockwise, हाँ वेरी गुड बेटा, तुमको डायरेक्शन तो आती निकालना। तो ये तो फिर फोर्स की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनाई मैंने इधर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स दोनों इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि दोनों कैसे हों, टेल ऑन टेल हों, दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए। तो मैंने दोनों के टेल एक साथ रखे। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी हम ट्रीट कर रहे हैं वेक्टर की तरह से, तो उसका टेल ये है और ये डी बना दिया। ये फोर्स का टेल है, ये फोर्स बना दिया। फिर हम टॉर्क लिखते हैं डी क्रॉस एफ। तो डी क्रॉस एफ, डी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, एफ की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। अब एक काम करो जरा, अगर हम एक और दूसरा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो टेंजेंशियल थी, फोर्स की डायरेक्शन भी आती डी क्यू इंटू ई के बराबर, डी क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो टॉर्क कैसा आता है? यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आता। अगर हम टॉर्क को यहाँ लिखते एक एलिमेंट पर डी क्यू इंटू ई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ भी कैसा आता? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आता। यानी कि ये जो रिंग हमने कंसिडर की है एलिमेंटल रिंग, इस एलिमेंटल रिंग के किसी भी एलिमेंट पर टॉर्क निकालें तो हर एक एलिमेंट पर टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, और डायरेक्शन हर एक एलिमेंट की सेम है। फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, फोर्स की डायरेक्शन अलग है, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन सेम है। इसलिए हम डायरेक्टली इस पर टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क को डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि इस एलिमेंट पर हमने टोटल चार्ज ले लिया, एलिमेंटल रिंग पर टोटल चार्ज आ जाएगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये तो लिखा हमने चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, इनटू इस एलिमेंटल रिंग का एरिया लिखेंगे हम 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये क्लियर हो गया? तो ये चार्ज किस पर आया? एलिमेंटल रिंग पर। कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, तो पाई हमने कैंसिल कर दिया, तो 2qx dx अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या चीज़ आई? चार्ज ओनली। अभी तक तो केवल ये चार्ज ही आया dq, किस पर? एलिमेंटल रिंग पर। और इस पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से E, और फिर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई यहीं कर देते हैं, डी क्यू इंटू ई इंटू एक्स। एक ही बार में हमने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया सारा? क्योंकि डायरेक्शन सेम आ रही थी। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आएगा 2 तो कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा हमने, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? dx, और x को हम कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे? 0 से कैपिटल R। यस, 0 से कैपिटल R तक। तो ये टोटल टॉर्क आएगा 2qE अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3। तो ये आया 2/3 QER, है ना? ये टॉर्क आया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसमें बताओ तुमको किस चीज़ में दिक्कत है अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अब हमको टॉर्क निकालना है इसमें किसका? फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं जरा यहाँ। तो फ्रिक्शन के टॉर्क के लिए एक और डिस्क बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमने एक डिस्क बना ली, और ये डिस्क है। तो आपका नाम बेटा त्रिशिता है कि त्रिशिता, क्या नाम प्रोनाउंस करते हो? त्रिशिता। त्रिशिता, अच्छा। तो ये स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? हाँ सर। ठीक है, तो अब ये मैंने बना ली एक डिस्क।
इस डिस्क में भी हमको क्या लेना होगा, एक एलिमेंट ही लेना होगा। यहाँ पर एक्स रेडियस का हमने एक एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। जो पहले लिया था ना उसी तरह से अब यहाँ पर ले रहे हैं। दूसरा डायग्राम इसलिए बनाया जिससे कि थोड़ा कंजस्टेड ना हो जाए। अब x डिस्टेंस पर फिर वही dx थिकनेस है। अब मुझे यहाँ फ्रिक्शन चाहिए, तो इसमें जब ये रोटेट करना शुरू करेगी तो इसमें फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होती है म्यू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ये अचीव कर लेगा तब ये रोटेट करना शुरू करेगी। तो इसमें अच्छा, हमने जो यहाँ पे टॉर्क निकाला है इसमें ई की वैल्यू क्या रखेंगे, ई की वैल्यू लिखना भूल गए। ई की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ, तो ये ई की जो वैल्यू थी ये हमने लिखा नहीं उसमें, अदरवाइज एक एक्स और आता, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी तो बेसिकली मैं टॉर्क समझने की कोशिश कर रहा था तुम्हारे, कितना टॉर्क में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अब हमने क्या काम किया यहाँ पर, इसमें फिर मास निकालेंगे हम इसका एलिमेंट का। तो मास हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, तो m/πr², और इसका मास होगा 2πx × dx के बराबर, तो ये हो गया dm। अब इसमें भी बेटा क्या है कि ख़ास बात यही है, मान लो कि ये कैसे रोटेट करती है। मान क्या लो, हमको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे अपोज करने के लिए जो करंट आएगा यहाँ पर, वो करंट किस सेंस में आएगा, एंटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर उसको नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज ही आएगी, हाँ, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है इसमें, इनवर्ट से और इंक्रीज कर रहा है। तो उसको अपोज करने के लिए करंट कैसा आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब जब इसकी मूव करने की टेंडेंसी अगर इधर को है, डिस्क की मूव करने की जो टेंडेंसी है ना, ये है ऐसी, तो फ्रिक्शन जो सरफेस पे लगेगा, इस रिंग पर लगेगा, वो लगेगा इस तरह से, अपोजिट लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा, यानी कि जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, या उसकी जो रोटेट करने की टेंडेंसी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन होगा कितना, ये होगा म्यू एन। अब म्यू एन काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं हम, या इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे लिए, बताओ क्यों। क्योंकि वो तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू जब तक ना अटेंड करेगा तो तब तक वो तो रोटेट नहीं करेगा। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो है ना, तो हमको वही टाइम निकालना है जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच गया। अब इसमें भी देखो सारे टॉर्क जो आएंगे ना वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसका टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन इस तरह से, तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन तो अलग है, लेकिन टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी म्यू एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पर खींची तो ये भी क्लॉकवाइज आया, राइट। तो सारे के सारे जो टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी रिंग पर टॉर्क एक बार में निकाल लेते हैं। तो टॉर्क हो कितना जाएगा, उसके लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, dm × g के बराबर, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में इस एलिमेंट पर कितना हो जाएगा, mg के बराबर, राइट। तो म्यू × dmg, तो म्यू और dm की वैल्यू कितनी होगी, m/πr² × 2πx dx × g। ये तो हुआ फोर्स बेटा। टॉर्क कितना लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा, मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ जिससे व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो टॉर्क इक्वल टू, अब कांस्टेंट क्या क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू 2 म्यू m
जी बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बचा अंदर? एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसमें भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल आर तक। तो ये होगा 2 म्यू एम जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3। तो जो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ये होगा 2/3 म्यू एम जी आर। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा। हम बी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने नहीं लिखी थी इसमें, इसको मिटाता हूँ यहाँ से। तो जो टॉर्क लिखना था हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर अब x/2, और dv/dt भी बोलो बेटा क्या होगा? 2b0t। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका टॉर्क चाहिए था हमको, dq इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो अब dq कितना था? q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx। देखना बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट है। ये तो हुआ केवल dq, अब e लिखना होगा। तो ये होगा, अच्छा 2 से 2 उड़ा देते हैं, नहीं नहीं 2 उड़ा दिया ना, तो x b0t। अब क्या बचा? एक x और रह गया। अब देखो ये सारा का सारा क्या क्या बचता है, इतना पाई से पाई उड़ाया हमने, और 2 तो रहेगा, तो 2q बच गया, b0 बचेगा, t बचेगा, नीचे r स्क्वायर। अब ऊपर कितना बचा? x³ dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से r तक। तो अब ये कितना आता है? 2q b0t अपॉन आर स्क्वायर इंटू r⁴/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना बचता है? 2q b0t r स्क्वायर, 2 हटा देना ऊपर से, तो इतना हो गया। ठीक है, तो बस अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो टाइम निकल आएगा। 2b0t r स्क्वायर ये होगा यहाँ पर q b0t अपॉन 2, यही था ना? आर स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। अब बस इनको दोनों को इक्वेट करके टाइम निकाल दो कितना आता है, और चेक करो यही आंसर है। तो ये 4/3 म्यू एम जी t इक्वल टू 4/3 म्यू एम जी अपॉन q b0 और r। कुछ छूटा तो नहीं? यही हो गया ना आंसर? सारी चीज़ आ गई ना इसमें? ठीक है, तो टॉर्क में और कहीं बताओ मुझे। टॉर्क में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र आई नहीं कि तुमको बहुत ज़्यादा कुछ डाउट है टॉर्क में। तुम्हारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है टॉर्क में, तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम थी? सर ये समझ में आ गया, हम कर भी लेंगे, लेकिन अगर 2-3 से ज़्यादा इक्वेशन रहेगा ना फिर हम गलती करेंगे। 2-3 से ज़्यादा इक्वेशन रहेगा तो फिर गलती हो जाता है। अच्छा, तो तुम मुझे कोई पहले अपने एंड से कोई क्वेश्चन बताओ जिसमें तुम गलती तुम्हारे से हो जाती है। टॉर्क का कोई क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी इक्वेशन बन रही हो। सर एक क्वेश्चन मतलब इजी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग का टेस्ट में आया था, एक बार। ठीक है, हाँ भेजो, मुझे भेजो।
इसमें त्रिशिता, इसमें डायग्राम पूरा नहीं आया। हाँ हाँ सर, आप भेज रहे हैं। हाँ ये ठीक आया इस बार। तो ये क्वेश्चन है, पहले तो इसमें जो सिचुएशन है उसको समझ लें। ये क्या है, ए वायर विच पासेस थ्रू द होल in a small bead is bent in the form of a quarter of a circle. The wire is fixed vertically on ground as shown in the figure. The bead is released from near the top of the wire and it slides along the wire without friction. As the bead moves from A to B, the force it applies on wire is. अच्छा, ये फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना होगा, है ना? हाँ सर। अच्छा बेटा, मुझे लग रहा है इसमें टॉर्क तो देखो लगेगा नहीं, ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। नहीं, वो तो सर्कुलर मोशन। अच्छा चलो अभी देखते हैं इसमें कि क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है तुमको। तो पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम, ठीक है? तो नए पेज से शुरू करते हैं। इसमें ये क्वार्टर सर्कल हमने बना लिया और किसी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पर बीड यहाँ पहुँच गई है ना? ये बीड हमने बना ली और वर्टिकल के साथ एंगल कितना है इसका, थीटा है, ठीक है? तो जब बीड यहाँ तक मूव की है तो कुछ इसकी स्पीड हो गई होगी। इनिशियल स्पीड क्या रही होगी इसमें त्रिशिता? 0। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पीड आ गई होगी इस पॉइंट पर, और स्पीड किधर होगी? ये टेंजेंशियल होगी स्पीड v। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये में कौन कौन से फोर्सेज आएंगे बस ये बताओ। इसमें एक तो नॉर्मल फोर्स आएगा और mg। हाँ, एक तो फोर्स आएगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? वो जो थीटा पे जो डॉटेड लाइन बना है ना, उसमें ही होगा, लेकिन अपवर्ड्स। आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं, बट यू आर सेइंग इट इज़ रेडियली आउटवर्ड। वाई इट इज़ रेडियली आउटवर्ड? क्योंकि वो अगर सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर होता है और उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए, तो वो नॉर्मली होगा। देखो एक चीज़ बताओ कि मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, ये एक सिलेंडर है सपोज़, और सिलेंडर के ऊपर एक पार्टिकल रखा हमने, ये सिलेंडर बनाया, इसके ऊपर रखा एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को हल्के से पुश किया। तो ये तुमने 11th में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है बेटा कि जब ये नीचे आना शुरू करेगा तो कितने एंगल पर कांटेक्ट छोड़ देगा, ये पढ़ा था? हाँ सर। उसका आंसर याद है? कितने एंगल पे कांटेक्ट छोड़ देता है? ये सीधे चला जाएगा इधर। एट व्हाट एंगल पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट? तो वो थीटा आता था cos इनवर्स 2/3। कुछ याद आया? SCV में भी क्वेश्चन है cos इनवर्स 2/3। अच्छा, cos इनवर्स 2/3 की जो वैल्यू है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली आती है 48 डिग्री के बराबर।
ठीक है। हाँ सर। ये जब मैं क्लास में होता हूँ तो 11th में हम बच्चों को याद करा देते हैं कि लगभग याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्री के आसपास आएगा ये। अब एक चीज़ बताओ कि अगर मैंने एक ऐसी ट्यूब बनाई, अभी रिंग थी, अब मैंने एक ट्यूब ले रहा हूँ, ट्यूब के अंदर एक छोटी सी बॉल को हमने फिट कर दिया, ठीक है। ये जो ट्यूब बनाई ना, इसमें यहाँ छोटी सी बॉल है, इस बॉल को हमने यहाँ से रिलीज़ किया। तो जब इस बॉल को हम रिलीज़ करेंगे तो ये जो एंगल की वैल्यू है थीटा, जब ये थीटा लेस देन 48 डिग्री होगा तब तक तो इस बॉल की टेंडेंसी होगी कि वो किस पर रहेगी, इनर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू 48 डिग्री से ज़्यादा होगी, तो जब ये 48 डिग्री से ज़्यादा होगी तो बॉल की टेंडेंसी होगी कि सरफेस को छोड़ के बाहर चली जाए, इट विल लीव द कांटेक्ट। लेकिन आउटर सरफेस कांटेक्ट को छोड़ने नहीं देगा। आउटर सरफेस यहाँ पर इस वाले केस में तो कांटेक्ट छूट जाएगा, इधर ये बाहर चली जाएगी। लेकिन जब ये बॉल यहाँ पर आएगी 48 डिग्री के बाद, तब ये पुश करने लगेगी, आउटर वॉल को धक्का देगी बाहर की तरफ, क्योंकि इसे बाहर जाना है, इसको छोड़ के बाहर निकलना है, कांटेक्ट लूज करना है। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। तो अब जब ये आउटर लेयर को या आउटर वॉल को धक्का देगी, पुश करेगी, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगने लगेगी? इनवर्ड। और उससे पहले कहाँ लग रही होगी? आउटवर्ड। तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन की ना दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऐसे केस में, ऐसे ही बीड के साथ भी है। जब तक ये एंगल 48 डिग्री से कम होगा तब तक तो ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही होगी? इसकी टेंडेंसी होगी इसी के साथ रहने की, कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड रहेगा। बट आफ्टर 48 डिग्री व्हेन स्पीड इंक्रीजेज सफिशिएंटली एंड बीड गेट्स ए टेंडेंसी टू मूव आउट ऑफ द दिस वायर, तब ये बीड को, ये वायर को पुश करेगी बाहर, तो नॉर्मल रिएक्शन लगने लगेगी अंदर। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। लेकिन इस वाले केस में तो हमें एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है, तो नॉर्मल को किसी ना किसी एक डायरेक्शन में लेके तो हमें सॉल्व करना ही होगा। तो हम मान लेते हैं, जैसे तुमने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड लग रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? रेडियली आउटवर्ड है। तो ये ले लिया हमने n। और कौन सा फोर्स होगा इस पर? फ्रिक्शन है कहीं पर? ठीक है, तो इसमें और कोई फोर्स बनाएंगे क्या फ्री बॉडी डायग्राम में? नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स? वो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो तो इक्वेट कर लेंगे। हाँ राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनता है, हाँ। बिकॉज इट इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ द नेट फोर्स। ये अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है। सम अदर फोर्सेस जो होते हैं वो मिल के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनको बस रिजॉल्व कर देते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट आएगा यहाँ mg cos थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। ठीक है। हाँ सर। अब रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो। न्यूटन सेकंड लॉ से मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे इसमें? mg cos theta equals to n। हाँ, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा ना। एक्सेलरेशन बोलो क्या होगा? v स्क्वायर बाई आर। तो mg साइन थीटा माइनस n, ये नेट फोर्स है, और ये किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, मैं ये भूल ही गया, इसमें निकालना क्या था यार? कैलकुलेट क्या करना है? फोर्स निकालना है। अच्छा, मालूम त्रिशिता, मैं समझ गया कि तुमने जो है क्या गड़बड़ की है इसमें। तुम्हारे कॉन्सेप्ट ना काफ़ी हद तक क्लियर है, बस तुमने एक चीज़ छोड़ी है जो मुझे लगता है। देखो, इस पर जो फोर्स लग रहे हैं ना, उनका तुमने रिजल्टेंट नहीं लिया। नहीं सर। मैं समझ गया, तुमने रिजल्टेंट नहीं लिया, तुमने mg साइन थीटा का रिजल्ट निकाला नहीं है, नहीं। है ना। तुमने केवल मुझे लगता है mv स्क्वायर बाई आर लिख लिया होगा बस। हाँ सर, और बात ये है ना, हम ये सब देख के ना पूरा मतलब डर गया और आगे करके छोड़ गया। नहीं, डरा मत करो, तुम अच्छी बच्ची हो, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर है, बस तुम डर निकालो अपने मन से।
मुझे क्लिक कर गया कि तुमने क्या गलती की है। देखो इसमें करना क्या था, इसको कर लेते हैं, खैर अभी हम कंप्लीट करते हैं। तो एम जी साइन कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर लिखा, बट हियर वी हैव टू अननोन क्वांटिटीज, नॉर्मल रिएक्शन एंड वी। अब हमको वी कैसे निकालें यहाँ पर? ना ना ना, वी कैलकुलेट कर सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो अब मुझे ये बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? नो 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 नो, नहीं, तुमने पहले जो बताया ना मिक्स कर दिया, तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट बोल दिया है। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नहीं नहीं, सुनो सुनो, लॉ ये नहीं है। लॉ ये होता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल होती है, वो ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में? वो कंडीशन ही लॉ है। यस अच्छा, इसमें और मॉडिफाई करेंगे, एब्सेंस नहीं, इसमें कहते हैं व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वर्डन जीरो होना चाहिए। इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट। तो चलो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पर फ्रिक्शन होता है या विस्कोसिटी होती है, वो कुछ है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो अब इक्वेशन लिखनी है हमको। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं रेफरेंस लेवल लेना होता है। ये कहाँ पर जीरो लेंगे? तो कहाँ जीरो ले रही हो? यहाँ पर ले लिया है ना, ये रेफरेंस लेवल है। तो ये अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम इसकी? एम जी आर, और काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल जीरो। अब जब ये थीटा एंगल पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी इंटू कैसे? फिर चेक करो, गड़बड़ नहीं करो। हमको ये हाइट चाहिए ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये डिस्टेंस होगी ना। अरे फिर तो तुम गड़बड़ करने लगी, तुम टेंशन में क्यों ले रही हो इतनी छोटी सी चीज़ में? देखो ये है आर, है ना, ये आर है बेटा, और ये डिस्टेंस हमको ये हाइट निकालनी है रेफरेंस लेवल से। तो ये कितनी होगी? ये एंगल थीटा है ना, आर कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इससे एक काम करो, एम वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के 1 में पुट कर दो। एम वी स्क्वायर की रख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू। तो क्या बनेगा? ये एम जी कॉस थीटा, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। टू वगैरह भूल गई हो तुम। 2 इंटू एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा। देखो कुछ छूटा तो नहीं? आर कैंसिल हो गया नीचे और ऊपर, ठीक है। तो इससे नॉर्मल निकल आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg। ये हुआ क्या? कंफर्म? अच्छा चलो, हालांकि नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पर, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट ही चेक कर रहा हूँ। अब हमको टोटल फोर्स निकालने के लिए निकालना क्या क्या पड़ेगा ये बताओ बेटा। टोटल फोर्स निकालने के लिए तो हमको सब कुछ का वैल्यू चाहिए, और नॉर्मल तो मिल गया और एंटी साइन मिला, तो
तो नेट फोर्स जो होगा ना, ये मैंने बनाया तो एक फोर्स तो इस पर ये लग रहा है mg sin थीटा, और एक सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा। उस नेट फोर्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं बेटा, या तो उसको mg cos थीटा माइनस n लिख लो, और क्या लिख लो, r। इसके बाद फिर करना ये, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, इस mv²/r का होल स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स। आप कैलकुलेट करके बताओ और आंसर चेक करो सही है कि नहीं। ठीक है ना, कर लो। हाँ सर आया। कितना आंसर आ रहा है? mg, तो mg तो बाहर आ गया होगा, है ना? 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पूरा सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें दिया हुआ क्या है आंसर? ऑप्शंस में दिया कि रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल्स टू cos इक्वल्स 2/3 एंड देयरआफ्टर रेडियली इनवर्स, और एक ऑप्शन है कि रेडियली इनवर्स फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 एंड देयरआफ्टर रेडियली आउटवर्ड्स। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी थी क्या? नहीं सर। अरे यार, तो तुमने ऑप्शन क्यों नहीं बेचे? ये हमें निकालना ही नहीं था इतना सारा फिर इसमें। कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ तो तुम सीख गए हो। तो और हालांकि ये तो तुमने ऑप्शन मुझे नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी मैंने तुमको ये चीज़ तो बताई दी थी कि cos इनवर्स 2/3 तक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ रहेगी? उसमें एक आउटवर्ड्स रहेगा और उसके बाद इनवर्ड हो जाए। हाँ, हालांकि इसमें अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहते हैं फोर्स की, तो वो कैसे निकालना ये भी मैंने तुमको बता दिया। ये ठीक है, इस तरह से निकालना है इसमें। लेकिन तुम आंसर बताती तो हमको ये सब मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम तो ये केवल ऑब्जर्वेशन से करने वाला क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी नहीं, है ना। हमने जो इक्वेशन लिखी है वो हम तब लिखते जबकि हमसे उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी होती, और क्वेश्चन में इसलिए ना उन्होंने मास वगैरह कुछ दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसमें? हाँ सर। ठीक है, तो अच्छा, मुझे समझ में आ गया है। तुमको ना मैं टॉर्क, सबसे पहले मैं तुम्हें टॉर्क ही बताऊंगा। तुमको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें तो तुमको खैर आती हैं, मैं बताऊं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ना एक काम करते हैं, मैं तुमको पहले टॉर्क बताऊंगा, फिर या पहले सर्कुलर मोशन बताऊं, है ना। हाँ सर, सर्कुलर। तो पहले मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन की क्लास करते हैं हम एक दो, उसके बाद फिर टॉर्क पर आएंगे, ठीक है। और एक काम और करना, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जैसे तुमने ये क्वेश्चन मुझे भेजा है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन जो तुमको दिक्कत आती है इसमें, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है बेटा। तो अच्छा, शेड्यूल कब है तुम्हारा अब? सर
आज का तो वो है नहीं, कल 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 तो स्कूल पूरा फ्री हो और 3:30 से 5:30 तक ट्यूशन और उसके बाद फ्री। ठीक है, तो देखो कल करते हैं फिर हम क्लास, है ना। बाकी तो मुझे सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन भेज देना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलो तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूं यहाँ से अब। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय।